वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार, मैं शिवांगी सिंह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, आंसर राइटिंग पे ध्यान दिया जा रहा होगा, बताई गई बातें सब फॉलो कर रहे होंगे आप, रिवीजन बहुत सारा कर रहे होंगे आप लोग। GS 6 खत्म होने वाला है। GS 6 का पॉइंट नंबर 20 होगा। हिंदी माध्यम का हमारा ये वीडियो, इसमें हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अधिवास, हैबिटेट क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, उसकी संरचना क्या है, उसके कार्य क्या हैं, समायोजन किसे कहते हैं, जीव जंतु, फ्लोरा फौना और वनस्पतियां। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनवायरनमेंट से संबंधित सभी टॉपिक्स बहुत जरूरी हो जाते हैं, करंट अफेयर्स में बहुत आता रहता है, सरकार बहुत बात करती है, तो पेपर में आने के भी बहुत चांसेस हो जाते हैं। उत्तर लेखन प्रैक्टिस करना इस वक्त बहुत ज़रूरी हो जाता है आप लोगों के लिए। छोटे छोटे कीवर्ड्स बनाते रहिए, रिवाइज करते रहिए और अपना आंसर राइटिंग जो है वो एकदम टाइमर लगा के सामने करते रहिए। आप लोग आंसर राइटिंग बहुत अच्छी करने के लिए ज्वाइन कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का मेंस 2023 के लिए पेड ग्रुप, जिसमें आपका मेंस का कंप्लीट पेड ग्रुप है, एक आपका टेस्ट सीरीज का पेड ग्रुप है जिसमें आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज कराई जा रही है मॉडल आंसर्स के साथ। सारा डाउट क्लियरेंस है उसमें, सब कुछ है। इसके अलावा आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं हमारा एस्से का पेड ग्रुप भी, जिसमें आपको सिर्फ निबंध लेखन की एकदम जोर शोर वाली प्रैक्टिस कराई जा रही है। या फिर 2024 जो लोग टारगेट कर रहे हैं वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं हमारा शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी वाला पेड ग्रुप, जिसमें आपको सब कुछ एक जगह पे दिया जा रहा है, बदलते पैटर्न, बदलते सिलेबस, बदलते क्वेश्चंस को फॉलो करते हुए। बाकी डिटेल्स के लिए आप लोग चेक कर सकते हैं हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स। फिलहाल के लिए GS 6 का पॉइंट नंबर 20 हिंदी मीडियम का हमारा ये वीडियो शुरू कर रहे हैं। GS 6 का पॉइंट नंबर 20 है हमारा, हिंदी माध्यम का वीडियो है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हम देखेंगे अधिवास, पारिस्थितिकी तंत्र, संरचना, उसके कार्य, समायोजन, जीव जंतु और वनस्पतियां, फ्लोरा फौना। शुरू करने से पहले सबसे जरूरी है कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की। सबसे पहले तो पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? हैबिटेट आपने सुना, अधिवास। अधिवास क्या है? इन दोनों चीजों का मतलब आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। देखिए, फिर पर्यावरण क्या है, बायोस्फीयर क्या है, इन सारे बातों में फर्क अगर आप जानते हैं अच्छे से तो फिर एक अच्छा आंसर आपको बनाना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। अब सबसे पहले इकोसिस्टम, आप जो शब्द है इसको सबसे पहले यूज किया था टैंसले ने। सर आर्थर टैंसले इनका नाम था, इनके द्वारा ये शब्द सबसे पहले प्रयोग में लाया गया था और वहां से आया था ये शब्द जिसको कहा गया आपका इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को कहा जाता है, इंग्लिश में बोलते हैं हम इसको फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। जीव मंडल की एक संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई के रूप में इसको परिभाषित किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये फंक्शनल यूनिट है। क्या और कोई फंक्शन नहीं कर रहा? यही फंक्शनल यूनिट है बस, ऐसा भी नहीं, जिसमें जीवित जीव आते हैं। अब ध्यान रखिएगा, सारे लिविंग बीइंग्स आ रहे हैं और उनके निर्जीव वातावरण भी शामिल हैं। भाई जीवित जीव तो शामिल है ही है, साथ में निर्जीव वातावरण भी शामिल है, जो एक स्थिर, एक स्टेबल, एक आत्म सहायक प्रणाली बनाने के लिए खाद्य श्रृंखलाओं और रासायनिक चक्रों के माध्यम से बातचीत करते हैं। वो भी हम देखेंगे। मैं आपको सारे कंपोनेंट्स एक बार रिवाइज करवा दूंगी, जिससे आपको ये पता लगता रहे कि हम, मतलब आपने एनवायरनमेंट में वो चीजें पढ़ रखी है या नहीं पढ़ रखी, इस हिसाब से। अच्छा, पारिस्थितिकी तंत्र कोई है, उसके लक्षण क्या होंगे? अभी मैं आपको हैबिटेट भी समझाऊंगी, पहले आप इकोसिस्टम समझो। कोई भी पारिस्थितिकी तंत्र है, उसके लक्षण आपसे मैं पूछूं कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इकोसिस्टम, तो आप क्या कहेंगे? भाई अभी मैंने आपको बताया जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो पारिस्थितिकी की एक प्रमुख संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। पहली चीज तो ये एक फंक्शनल यूनिट हो गई, एक स्ट्रक्चरल यूनिट हो गई। पहली चीज तो यही हो गई। दूसरी चीज, एक परितंत्र की संरचना इस अर्थ में प्रजातियों की विविधता से संबंधित है कि जटिल परितंत्रों में उच्च प्रजाति विविधता होती है।
सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ये हो गई। एक बात और हो गई, जो पारिस्थितिकी तंत्र का कार्य प्रणाली है उसके भीतर और बाहर ऊर्जा प्रवाह और भौतिक चक्रों से संबंधित है। जो आपके फिजिकल साइकिल्स हैं और जो एनर्जी फ्लो है, मतलब एक्सचेंज ऑफ एनर्जी जो हो रहा है, आदान प्रदान जो हो रहा है ऊर्जा का, इससे संबंधित है। किसी परितंत्र को बनाए रखने के लिए आवश्यक ऊर्जा की सापेक्षिक मात्रा उसकी किस पे निर्भर करेगी? उसकी संरचना पे, उसके स्ट्रक्चर पे। तो जटिल पारिस्थितिकी तंत्र को स्वयं को बनाए रखने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। फिर उत्तराधिकार नामक प्रक्रिया के माध्यम से, जिसको हम कहते हैं सक्सेशन, तीसरा फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसका, सक्सेशन। उत्तराधिकार नामक प्रक्रिया के माध्यम से युवा पारिस्थितिकी तंत्र कम जटिल से अधिक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र में विकसित और परिवर्तित हो जाएगा। मतलब लेस कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम से आप जब बढ़ेंगे किसकी तरफ? मोर कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम की तरफ। हम कहते हैं ना कॉम्प्लेक्स है, तो ये होता है सक्सेशन के थ्रू। और हर एक पारिस्थितिकी तंत्र का अपना ऊर्जा बजट होगा, जिसको हम कहेंगे एनर्जी बजट, जिसे आप पार नहीं कर सकते। जाहिर सी बात, आप अपने बजट से बाहर थोड़ी जा सकते हो, जाओगे तो फिर पछताओगे। स्थानीय पर्यावरणीय परिस्थितियों के लिए अनुकूलन एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों की, जो आपके लिविंग कंपोनेंट्स हैं उसकी, मतलब अनुकूलन, मतलब मैंने आपको क्या बताया था, अपनी अडेप्टिव कैपेसिटी बढ़ाओ आप लोग। मैंने आपको एक लेक्चर में बात बोली थी, सरकार अडेप्टिव कैपेसिटी बढ़ाए सकती, कितना आप रेजिलियंट हैं, कितना आप अनुकूल हैं चीजों के। हर एक पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य में चक्रों की एक श्रृंखला शामिल है। क्या क्या? जैसे जल चक्र, वाटर साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है, ऑक्सीजन साइकिल है। और ये चक्र कैसे चल रहे हैं? चक्र चल रहे हैं एनर्जी से। तो एक पारिस्थितिकी तंत्र की निरंतरता या अस्तित्व किस पे क्या मांग करेगा? विभिन्न घटकों से सामग्री पोषक तत्वों के आदान प्रदान की मांग करेगा, जिसको हम कहते हैं न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग या फिर न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। इसमें आप लिख सकते हैं न्यूट्रिएंट, पोषक तत्वों का आदान प्रदान, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। ये एक अहम घटक है, एक अहम लक्षण। क्लियर हो इतनी बात? अब मैं आपसे कहूँ, आपने कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली, अब मैं आपसे कहूँ पारिस्थितिकी तंत्र का संगठन क्या है, संरचना पढ़ना है ना आपको। संरचना कैसी है? तो स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम। स्ट्रक्चर इकोसिस्टम में आपके दो तरह के, दो पार्ट्स में स्ट्रक्चर डिवाइडेड है। पहला है जैविक समुदाय, दूसरा है अजैविक घटक, मतलब बायोटिक कंपोनेंट्स, दूसरा है एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स अगर मैं बात करूं, दोनों आपको पता चल गए, तो अब सिर्फ एक देखो, बायोटिक कंपोनेंट्स। इसमें सबसे पहले आएंगे आपके प्रोड्यूसर्स। ये कौन है? जो जीव और अपनी जीवन प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, पता है आपको, हमें है, आपको है, सबको होती है। ये ऊर्जा आपको किससे मिल रही है? ग्रीन प्लांट से, हरे पौधों से मिल रही है। किससे? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस से। तो जो ये उत्पादक हैं, ये आपके, मतलब हरे जो पौधे हैं, इनको आप कह रहे हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, प्राथमिक उत्पादक। ये उत्पादक स्वपोषी हैं, मतलब ऑटोट्रोफिक हैं, आत्मपौष्टिक हैं। ये जो आपके अलग अलग प्रकार के संश्लेषक जीवाणु हैं, रसायन संश्लेषक जीवाणु हैं, प्रकाश संश्लेषण प्रोटोजोआ हैं, ये भी बहुत कम मात्रा में स्थलीय और जलीय आवासों में कार्बनिक पदार्थ उत्पन्न करते हैं। तो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जो आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है, मैं आपको भी कराऊंगी टाइप्स भी, उसमें ऑटोट्रॉफ्स आमतौर पे कौन से हैं? जड़ वाले पौधे, जड़ी बूटियां, झाड़ियां, पेड़। और जो गहरा जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है आपका, जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है, उसमें फाइटोप्लैंक्टन्स, ये हैं प्रोड्यूसर्स, मतलब ये दूसरों के लिए खाना बना रहे हैं। दूसरे कौन से होंगे? हम आप लोग, उपभोक्ता हैं हम, कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स में वो सारे जीव हैं जो दूसरे जीवों को खाकर अपना जैविक भोजन प्राप्त कर रहे हैं। हम भी तो दूसरे जीवों को खा रहे हैं, प्लांट्स को खा रहे हैं। इसमें आपके आएंगे तीन प्रकार के। पहले आएंगे शाकाहारी, पौधे खाने वाले, जिनको आप क्या कहते हैं? हर्बीवोर्स। ये कौन से हैं? जो सीधे उत्पादकों पर डायरेक्टली फीड करेंगे, खरगोश है, टिड्डा, बकरी, हिरन। दूसरे आएंगे कार्निवोर्स, हम लोग कार्निवोर्स हैं ना, हम में से कुछ शाकाहारी, हम में से कुछ मांसाहारी हैं। और फिर आते हैं आपके ओमनिवोर्स।
ये वो हैं, नहीं कार्निवोर्स जो सिर्फ नॉन वेजिटेरियन है, सॉरी, और ऑमनिवोर्स वो जो दोनों खाते हैं, पौधों को भी जानवरों को भी, मनुष्य, चूहा, लोमड़ी, बहुत से पक्षी हैं इनसे। एक कैटेगरी और आती है इसमें, डेट्रिटस फीडर या फिर सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स कहते हैं इनको, डेट्रीवोर्स। ये मृत जीवों के अंगों को, जीवित जीवों के अपशिष्ट को, उनके त्याग और आंशिक रूप से विघटित जो पदार्थ हैं ये उनको खाते हैं। इसमें आपकी दीमक, चींटियां, बहुत सारे केंचुए, केकड़े पेकड़े, ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है। और जो तीसरी कैटेगरी है यहाँ पे, ये तो इसके सब डिविजन हैं, ये है आपकी डिकम्पोजर्स। ये जटिल कार्बनिक अणुओं को सरल कार्बनिक यौगिकों में, अंततः अकार्बनिक जो आपके पोषक तत्व होते हैं उसमें तोड़कर अपना पोषण ये प्राप्त करते हैं। इनका महत्व बहुत ज्यादा होता है, सूर्य ऊर्जा का एक अंतहीन स्रोत है ये, लेकिन पर्यावरण के रासायनिक पदार्थ आप जानते हैं अटूट नहीं है। तो डिकम्पोजर्स जो है वो पौधों को, जानवरों के जो मृत शरीर होता है ना, उसको विघटित करके रासायनिक पोषक तत्वों को पर्यावरण में वापस देते हैं। इनका बड़ा रोल होता है, सफाई करते हैं बेसिकली, और इन पोषक तत्वों का उत्पादक फिर से उपयोग करते हैं। तो डिकम्पोजर्स क्या है? मिट्टी में, तालाबों में, झीलों में, महासागरों में, हर जगह है दुनिया में डिकम्पोजर्स। तो इस तरीके से बायोस्फीयर में सामग्री को पुनर्चक्रित कौन कर रहा है, रिसाइकिल कौन कर रहा है, बेसिकली वो कर रहे हैं आपके डिकम्पोजर्स। तो ये आपके मेन घटक हो गए, है ना। तो ये आप देख सकते हैं। अब हम देखेंगे एबायोटिक कंपोनेंट्स। चलिए अब देखो आप लोग, दूसरे हैं आपके अजैविक घटक, जिनको आप कह रहे हो एबायोटिक कंपोनेंट्स। ये कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल टाइट रखो अपने सारे। ये जो हैं, इनमें क्या है, पर्यावरण में जो निर्जीव भौतिक रासायनिक कारक हैं वो सारे इसमें शामिल हैं। अब नॉन लिविंग का मतलब ये नहीं है कि भाई हवा को आप छू नहीं सकते, हवा आएगी इसमें, क्लाइमेट है, एयर, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। ये घटक लेकिन इतने इंपॉर्टेंट हैं कि ये केवल जीवों के वितरण और संरचना को प्रभावित करते हैं, बल्कि उनके व्यवहार और अंतर संबंधों को, जो उनके इंटरैक्शंस है ना आपस में, उसको भी ये प्रभावित करते हैं। तो अजैविक कारकों में क्या क्या शामिल होंगे मैं आपसे कहूं तो इसमें आपके आएंगे, कुछ तो आएंगे इसमें आपके इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जिनको आप कहते हैं अकार्बनिक पदार्थ, इनऑर्गेनिक आएंगे। अब इनऑर्गेनिक कौन से होते हैं? इनऑर्गेनिक में आपके होंगे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम, और उनके यौगिक मुख्य अजैविक घटक आएंगे। ऑर्गेनिक में कौन से आएंगे? जो कार्बनिक कंपाउंड्स हैं आपके, उसमें आएंगे आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, मृत कार्बनिक पदार्थ। ये पुनःचक्रण के लिए कार्बनिक पदार्थों में डिकम्पोजर, जैसे बैक्टीरिया, कवक है, उसकी क्रिया द्वारा एक होमोस्टैटिक परिस्थितिकी तंत्र में इनको तोड़ देते हैं। फिर इनमें आपके आते हैं कुछ जलवायु कारक, जिनको आप कहते हैं क्लाइमेटिक फैक्टर्स, और फिर आते हैं इडाफिक कारक, इडाफिक फैक्टर्स। जलवायु कारकों में आपका प्रकाश आएगा, तापमान, आर्द्रता, हवा, पानी और वायुमंडल की गैस आ सकती है इसमें। और इडाफिक कारकों में आएंगी मिट्टी, सबस्ट्रेट, स्थलाकृति कैसी, खनिज कैसा, किसी का पीएच कैसा, ये सारी चीजें आएंगी। ये देखो हमने पहले भी देखी थी ये वाली सारी चीजें, ठीक है। तो ये चीज हो गई आपकी, समझ आ गया आपको इतना। तो इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम आपका फंक्शनल यूनिट है नेचर की, जहां पे सारे जो जीवित पदार्थ हैं आपके, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। अब मैं ये नाम बोलूंगी फटाफट तो आपको पता चल गया ना मैं किन की बात कर रही हूँ। ये जो हैं ये आपस में अंतर संबंध स्थापित कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं खुद के साथ भी, और जो सराउंडिंग भौतिक पर्यावरण है, जो सराउंडिंग हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट है, उसके साथ। एक इकोसिस्टम मैं आपसे बोलूं, वो किसी भी साइज का हो सकता है, उसका कोई भी आकार हो सकता है, और ज्यादातर उसमें स्पेसिफिक और कुछ लिमिटेड स्पीशीज मिलती हैं। जैसे आप मान लो जलीय परिस्थितिकी तंत्र है, ठीक है। और इसी तरीके से आप देखो पर्यावरण से ये भिन्न भी इसी तरीके से, मैं भी आपको सारे डिफरेंस बताऊंगी, 2 मिनट रुको बस। तो इकोसिस्टम में बायोटिक, एबायोटिक जो कारक हैं वो सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं पुनः चक्रण से, पोषक तत्वों के पुनः चक्रण से, न्यूट्रिएंट साइकिल से, और एनर्जी फ्लो, ऊर्जा का जो बहाव है उससे। ये हमने चीजें देख ली। जो भी चीज किसी पारिस्थितिकी तंत्र में रह रही है वो किसी दूसरा जो प्रजाति है उस पर निर्भर है, और जितने भी तत्व हैं वो भी उसी इकोलॉजिकल कम्युनिटी का पार्ट है, ऐसे समझो। अगर एक पार्ट
इकोसिस्टम का खराब हो जाए, डैमेज हो जाए, खत्म हो जाए, तो उसका इंपैक्ट हर चीज पे पड़ेगा। समझ में आ गई चीजें? अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ डिफरेंस। आपको इसके बाद 2-3 कॉन्सेप्ट और समझने पड़ेंगे। वो 2-3 कॉन्सेप्ट क्या है? आपको इकोसिस्टम तो यहां से पता चल गया। अब मैं हैबिटेट, अधिवास समझाने से पहले आपको समझाऊंगी एनवायरमेंट। तो एक चीज आपकी है एनवायरमेंट, पर्यावरण। पर्यावरण क्या है? देखिए, पर्यावरण आपका प्राकृतिक घटक है, नेचुरल कंपोनेंट है, जिसमें जैविक अजैविक जो घटक हैं वो एक दूसरे के साथ अंतर संबंध स्थापित कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। ये जो इंटरैक्शंस हैं, ये जो एनवायरनमेंट में होने वाले, अब इंटरैक्शंस समझ गए ना? इंटरैक्शंस मेन वर्ड है, की वर्ड है। ये इंटरैक्शंस आकार दे रही हैं किसी ऑर्गेनिज्म के, किस किस चीज को? अधिवास को। ये जो इंटरैक्शंस हो रहे हैं ना, ये ही आकार दे रहे हैं हैबिटेट को और इकोसिस्टम को। समझे आप? मैं आपसे बायोलॉजिकल टर्म्स में बात करूं तो एनवायरनमेंट में क्या आ गया? भौतिक और जो जैविक कारक हैं, फिजिकल न्यूट्रिएंट्स, वाटर, सब कुछ, बायोलॉजिकल फैक्टर्स, बायोमोलिक्यूल्स, और उनके रासायनिक अंतर संबंध, इंटरैक्शंस, केमिकल साइकिल आ गई, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, सब कुछ आ गया। तो सारे जीव जंतु जो डिपेंडेंट हैं एनवायरनमेंट पे, वो अपने जो नेचुरल प्रोसेसेस हैं उनको मीट कर रहे हैं उनके भौतिक जरूरतों के लिए। फूड है, एनर्जी है, पानी है, ऑक्सीजन है, शेल्टर है, इन सब चीजों के लिए। ठीक है? एक टर्म अब आपको, अब जो मैं समझा दिया ना उसको यहीं पे समझ के चलना, क्योंकि मैं तुरंत नेक्स्ट पे मूव करूंगी, फिर इसको मिटाना पड़ेगा मुझे। हैबिटेट और इकोसिस्टम इसी का पार्ट है, ये दोनों चीजें याद रखना। फिर एक टर्म आपकी आएगी बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या है? देखो, ब्लू कलर का पानी, मैं इसको हाइड्रोस्फीयर कह दूं। ब्राउन कलर का लैंड या अर्थ, पृथ्वी, लिथोस्फीयर। और हवा रेड कलर की, हवा रेड कलर की, एयर, क्या हो गया ये? एटमॉस्फेयर। इनके बीच का जो इंटरैक्शन है बीचों बीच, ये है बायोस्फीयर। मतलब बायोस्फीयर क्या है? जो जिंदगी को सपोर्ट कर रहा है, वो जैविक घटक जो जिंदगी को सपोर्ट कर रहा है, जिसमें लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर सब कुछ आ रहा है। बायोस्फीयर में सारे जीवित प्राणी जंतु सब आ गए, उसके साथ साथ जो मृत ऑर्गेनिक मैटर है जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो आ गया। क्या बायोस्फीयर सब जगह है? नहीं। बायोस्फीयर जैसे नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ध्रुवों पे बायोस्फीयर नहीं मिलती, माउंटेन्स में मिलती है, ओशंस में मिलती है। मतलब जिंदगी, मैं आपसे कहूं जिंदगी, वहां पे आप जाके नहीं रह सकते ना। लाइफ जो है, लाइफ इसका लक्षण है, जिंदगी बायोस्फीयर का लक्षण है, ऐसे मान के चलो। अब हम मूव कर रहे हैं तुरंत हैबिटेट पे, अधिवास पे भी। सारा फर्क आपको एक दूसरे से क्या भिन्न है, कैसे हैं, सब समझ। अब क्या आ गया? हैबिटेट, अधिवास। ये आपका हैबिटेट इज इक्वल्स टू आपका पता, एड्रेस, पता, ऐसे समझना। ये भौतिक पर्यावरण है, फिजिकल एनवायरनमेंट है जिसमें आप रहते हैं। बहुत सारे अधिवास मिला के, 1 2 3 4 बहुत सारे मिला के बनता है पर्यावरण, एनवायरनमेंट। अब आया समझ में? एक हैबिटेट एक से ज्यादा प्राणियों के लिए भी हो सकता है, जाहिर सी बात है, एक घर में एक ज्यादा लोग रहते हैं। एनवायरनमेंट और हैबिटेट के बीच में तो फर्क क्या है? मैम आपने तो कंफ्यूज कर दिया और ज्यादा हमें। फर्क क्या हुआ? अब आप फर्क समझो इन सब के बीच में, जो जो बातें मैंने आपको बताई। देखो, इकोसिस्टम में आपको बता ही चुकी हूं। हैबिटेट जो है ना, हैबिटेट में हमेशा जिंदगी होगी, लाइफ होगी, लेकिन पर्यावरण में जरूरी नहीं ना जिंदगी हो, हमेशा नहीं होगी। सारे हैबिटेट्स दुनिया के पर्यावरण हैं, लेकिन सारे पर्यावरण दुनिया के अधिवास नहीं हो सकते। समझ रहे हैं? तो एनवायरनमेंट जो है वो गवर्न कर सकता है प्रॉपर्टीज हैबिटेट की, लेकिन हैबिटेट सब प्रॉपर्टी एनवायरनमेंट की गवर्न करे ऐसा जरूरी नहीं।
देखो मेरे हिसाब से मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, अब आपके हिसाब से मैंने कैसा समझाया ये आप मुझे जरूर बताना। इकोसिस्टम मैंने आपको बता दिया वो कार्यात्मक इकाई है। अब फर्क समझना है हमें हर चीज में। इकोलॉजी क्या है, एक इकोलॉजी आती है, देखिए इकोलॉजी स्टडी है, स्टडी नहीं होती पढ़ना किसी चीज को। जो ये सारे इंटरेक्शंस हो रहे हैं ना एनवायरमेंट में, ऑर्गेनिजम्स के बीच में, आसपास के एनवायरमेंट के साथ, इनके अध्ययन को आप कह रहे हैं इकोलॉजी। तो ये तो फर्क है आपका इकोलॉजी में। अब इकोलॉजी और इकोसिस्टम और एनवायरमेंट में क्या फर्क है, देखो ध्यान देना इन चीजों पे। ये तीन टर्म्स बिल्कुल एक सी हैं, क्या आप जानते हैं इनके बीच का डिफरेंस? इकोलॉजी क्या है, एनवायरमेंट क्या है और इकोसिस्टम क्या है? इकोलॉजी मैंने आपको बताया अध्ययन है, ये स्टडी है। एनवायरमेंट क्या है? एनवायरमेंट ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम है। और इकोसिस्टम क्या है? वो तो कार्यात्मक इकाई है ही। आपने देखा ज्यादातर जो बायोस्फीयर वाला पार्ट है वो आता है आपका इकोसिस्टम। तो इन तीनों का फर्क समझा दिया मैंने आपको। तो अब जितनी भी आपने चीजें पढ़ी उनको अगर मैं यहां लिखूं एक एक करके, एनवायरमेंट, हैबिटेट, एक आपने पढ़ा था अभी बायोस्फीयर, फिर आपने पढ़ा इकोसिस्टम। एनवायरमेंट में क्या है? एनवायरमेंट सब कुछ है या कुछ भी नहीं है। एनवायरमेंट सब कुछ है और कुछ भी नहीं। हैबिटेट पता है, जिस इसमें से जहां पे कोई ऑर्गेनिज्म यहां रह रहा है। बायोस्फीयर वो जगह पृथ्वी पे जहां पे जिंदगी संभव है। इकोसिस्टम कार्यात्मक इकाई है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर सब रह रहे हैं इकट्ठा साथ में, मजे कर रहे हैं। वो है आपका क्या? इकोसिस्टम। समझ में आ गए सारे मतलब? इकोलॉजी, एनवायरमेंट सब बता दिया मैंने। ये सारी चीजें मैंने आपकी यहीं के यहीं क्लियर कर दी, जैसे आपको कोई दिक्कत आगे ना आए। कंपोनेंट्स मैंने आपको पढ़ा दिए सारे, घटक बता दिए सारे। समझ रहे हैं? बताइए और क्या बताऊं? जो आप कहेंगे वो और बता दूंगी। अब अगर मैं आपसे कहूं, अगर आप देखें बेसिकली इन चीजों को, तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ये तो आपने देख ली चीज भाई, बहुत ऐसा नहीं है कि हमने कोई ऐसी चीज पढ़ी है, बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीजें सारी हमने पढ़ी। बेसिक सिस्टम, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको सबके पता होने चाहिए। कौन सी चीज क्या होती है, एनर्जी फ्लो क्या होता है, ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, ठीक है, इकोसिस्टम। अच्छा, कितने प्रकार का होता है इकोसिस्टम? एक ये वाली चीज बच गई आपकी, तो ये वाली चीज मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा। देखिए इकोसिस्टम के मैं प्रकार की आपकी बात करूँ ना, तो मैं आपको, आप ऐसे चार्ट टाइप में लिख सकते हो उसको। टाइप्स की मैं बात करूँ, प्रकारों की, इकोसिस्टम आपका एक तो है प्राकृतिक, नेचुरल, और एक आपका मैन मेड भी है, आर्टिफिशियल, कृत्रिम है। तो इसमें तो कोई सब टाइप्स होंगे नहीं। अब नेचुरल के अंतर्गत ना आपका ये मुख्यतः दो भागों में विभाजित होता है। एक तो आपका होता है स्थलीय, क्या कहेंगे इसको, टेरेस्ट्रियल, और एक है आपका जलीय, इसको क्या कहते हैं, एक्वेटिक। एक्वेटिक में भी आपका दो तरीके का है, एक तो आपका है मरीन जो आपका खारे पानी वाला है, और एक है आपका फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर में भी आपका दो तरीके का होता है, लेटा हुआ, लेंटिक, लोटिक, वो छोड़ दो आप। जलीय में, स्थलीय में आपका आता है तीन तरीके का। एक तो आते हैं आपके वन, ये नीचे आएंगे सारे, फॉरेस्ट। एक आता है आपका ग्रासलैंड, घास के मैदान, और एक आता है आपका डेजर्ट। ये छोटा सा डायग्राम एक बना ले लो कहीं पे अपनी कॉपी में। फ्रेश वाटर में फिर आपका दो तरीके का आता है, चलो लिख लो। एक होता है आपका लोटिक, लोटिक का मतलब है रिवर है आपकी, बहता पानी। लेंटिक, ठहरा पानी, लेक, पॉन्ड, ये सब। तो ये आपके टाइप्स हैं इकोसिस्टम के, ठीक है, क्लियर इतनी बात? समझ तो आपको आई गया होगा कौन से टाइप में कौन सी चीजें आती होंगी। तो मैं हटा देती हूँ। ऐसी ऐसी चीजें जो है ना अपनी, ऐसी ऐसी चीजें सब पढ़ के रखा करो, तो बहुत फायदा रहता है। अब
जो कॉन्सेप्ट पे मुझे ऐसा लगेगा बीच में आ रहा है बताना है तो वो मैं आपको साथ साथ बताती चलूंगी, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आप देखो, अगर मैंने आपको इतनी सारी चीजें बताई, अच्छा एक टर्म और आती है, चलो खैर वो मैं आपको भी बताती हूँ, छोड़ दो इसे। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर हम देखें तो अधिवास पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना क्या है। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश उत्तरी भारत में स्थित एक राज्य है, नदर्न स्टेट है। इसमें डाइवर्सिटी मिलेगी आपको, विभिन्न प्रकार के आवास और पारिस्थितिकी तंत्र मिलेगी आपको, हैबिटेट और इकोसिस्टम, जिनका मतलब आपने अभी अच्छे से समझा, मैं याद दिला रही हूँ, कहीं आप भूल जाएं कि आपने अच्छे से मतलब समझा इनका भी। अब इसमें आपके क्या मिलेंगे, उत्तर में आप जानते हैं हिमालय की तलहटी है, फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज है। मध्य और पूर्वी क्षेत्रों में गंगा के मैदान है, इंडो गैंजेटिक प्लेन्स, और दक्षिण में पड़ता है विंध्या और सतपुड़ा पर्वतमाला। उत्तर प्रदेश में हिमालय की तलहटी अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए जानी जाती है। अब एक टर्म और आ गई है परेशानी क्रिएट करने वाली, उसकी परेशानी जो है अभी खत्म कर देते हैं। क्या टर्म आई है, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, ये आई है ना, जैव विविधता। जैव विविधता क्या है, जैव विविधता पृथ्वी पे जीवन की विविधता है। इसमें क्या क्या आता है, इसमें सभी जीव आते हैं, इसमें प्रजातियां आती हैं, इसमें आबादी आती है, इसमें अनुवंशिक भिन्नता आती है, समुदायों और पारिस्थितिकी तंत्र के उनके जटिल संयोजन आते हैं। यह जीन, प्रजातियों और पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर संबद्धता को भी संदर्भित करता है और बदले में पर्यावरण के साथ उनकी बातचीत। यह जीवन है, यह जैव विविधता है। मैंने आपको कहा था लॉस ऑफ वेटलैंड्स इज इक्वल्स टू लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बताई थी ना मैंने आपको ये बात। अब सबसे जरूरी जैव विविधता जो है, अभी आपने देख लिया क्या है जैव विविधता, स्थलीय, समुद्री, अन्य जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों और पारिस्थितिकी परिसरों से, जिनमें वो एक भाग हैं, सहित सभी स्रोत से जीवों के बीच परिवर्तनशीलता को जैव विविधता के रूप में, बायोडाइवर्सिटी के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, अब जैव विविधता का संरक्षण, उसका स्थायी उपयोग पारिस्थितिक रूप से स्थायी विकास के लिए मौलिक है। ठीक है, आपने ये चीज देखी। अब जो विविधता है, जो स्पीशीज, जो हम कहते हैं डाइवर्सिटी, ठीक है, तो ये जो बायोडाइवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं, ये बात कितने प्रकार की है, मतलब बायोडाइवर्सिटी के टाइप्स क्या हैं। तो इसमें 3 टाइप्स की होती है ये। एक होती है आपकी जेनेटिक डाइवर्सिटी, क्या बोलते हैं इसको, अनुवंशिक विविधता। एक होती है स्पीशीज डाइवर्सिटी, इसको कहते हैं प्रजाति विविधता। और फिर क्या आती है आपकी, मेरे ख्याल से आवाज का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, मैं बता रही हूं और वो चीज हो नहीं पा रही। आपकी आती है जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी, सुनाई देगा था आपको। फिर तीसरी आती है आपकी इकोसिस्टम, इकोसिस्टम या फिर कम्युनिटी डाइवर्सिटी। ये आपकी पारिस्थितिकी तंत्र या फिर सामुदायिक विविधता, इसके अंतर्गत आपका ये आएगा। चलो खैर, बहुत बढ़िया। अब अगर आप ये चीज देखो तो पहली जो चीज है जिसमें आती है आपकी जेनेटिक डाइवर्सिटी, इसमें क्या आएगा, इसमें इसका संबंध किससे होगा, किसी विशेष प्रजाति के जीन में क्या भिन्नता है, जीन्स में क्या डिफरेंस आ रहा है, उसमें होगा। अनुवंशिक विविधता प्रजातियों को बदलते वातावरण के अनुकूल बनाने की अनुमति देगी, जाहिर सी बात है, अडेप्टिव कैपेसिटी जो है वो डेवलप करेगी। इस विविधता का उद्देश्य क्या होगा, ये सुनिश्चित करना कि कुछ प्रजातियां कठोर परिवर्तनों से बची रहें और इस प्रकार वांछनीय जीनों को ढोती रहें। तो अनुवांशिक विविधता हमें क्या होगी, तितलियां हैं अलग अलग, उनका जो आप देख रहे हो उनका रंग रूप सब अलग है, जेनेटिक डाइवर्सिटी की वजह से ये चीज हमें प्राप्त होती है। स्पीशीज प्रजाति विविधता जो है आपकी, ये पृथ्वी पर रहने वाले जीवों की विविधता को संदर्भित करती है।
इसमें क्या होगा, प्रजाति एक दूसरे से भिन्न है, आप जानते हैं। और एक है फिर पारिस्थितिकी तंत्र या फिर सामुदायिक विविधता। इसमें क्या आएगा, सभी प्रकार के जो आवास हैं, हैबिटेट्स इसके अंडर आएंगे। ये उनको संदर्भित करेगी, एक निवास स्थान, एक क्षेत्र की जलवायु, वनस्पति, भूगोल, इन सबका संचय कारक बनेगी। आप जानते हैं कोरल हैं, घास के मैदान है, कहीं आर्द्र भूमि, कहीं रेगिस्तान है, कहीं मैनग्रोव है, ये सारी चीजें आपकी इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, जैसे जैसे वातावरण बदलता है, आप जानते हैं पर्यावरण के अनुकूल जो है सर्वोत्तम प्रजातियां प्रमुख हो जाती हैं, जिसको कहते हैं ना नेचुरल सिलेक्शन, प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अब इसमें आपकी अलग अलग आती है, अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी, गामा डाइवर्सिटी। खैर उतने डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि फिर चीजें वैसी हो जाती हैं। आपको ये याद रखना है कि जैव विविधता जो है, बायोडाइवर्सिटी कुछ सर्विसेज देती है, जिनको आप पारिस्थितिकी तंत्र की सर्विसेज कहते हैं, इकोसिस्टम सेवाएं, पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाएं। वो सेवाएं यहाँ पे देखना जरूरी है क्योंकि वो भी नीचे आएगा, आप कहीं पे उनको लिखेंगे फंक्शंस में। हम यहाँ पढ़ रहे हैं, हम इसको डिटेल में पढ़ रहे हैं। अब कैसी सेवाएं देती हैं, एक तो आपको देती है वो पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाएं। पहली चीज इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड करती है आपको। इसमें क्या क्या आएगा प्लीज लिखते रहें आप ये सब। जल संसाधनों का संरक्षण है, इसमें मिट्टी का गठन और संरक्षण है, पोषक तत्वों का भंडारण और पुनर्चक्रण है, प्रदूषण का टूटना है, अवशोषण है, जलवायु स्थिरता में योगदान है, पारिस्थितिक तंत्र का रखरखाव है, अप्रत्याशित घटनाओं से उभरना है। ये सारी इकोसिस्टम सर्विसेज है। दूसरी आती है आपकी जैविक सेवाएं। इसमें क्या आएगा, खाना है, आपकी औषधीय संसाधन है, दवा है, काष्ठ उत्पाद हैं, सजावटी पौधे हैं, ब्रीडिंग स्टॉक है, जीन है, प्रजातियां हैं, ये सब। फिर एक आती है आपकी सामाजिक सेवाएं या फिर सोशल सर्विसेज, जिसमें अनुसंधान है, शिक्षा, निगरानी, मनोरंजन, पर्यटन, सांस्कृतिक मूल्य, सारी चीजें। क्लियर होंगी इतनी बातें। तो जितना भी कॉन्सेप्ट था ना, वो मैंने बहुत ही ज्यादा अच्छे से आपको क्लियर करा दिया है। अब मतलब ऐसी कोई दिक्कत आपको आनी नहीं चाहिए। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। चलिए, तो जैव विविधता उत्तर प्रदेश की अच्छी खासी है, तो उसको बनाए भी रखना पड़ेगा। और उपोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले आपके यहाँ पे वन हैं, समशीतोष्ण चौड़ी पत्ती वाले हैं, शंकुधारी हैं, कॉनिफेरस जो होते हैं आपके थॉर्न फॉरेस्ट, इनके सहित विभिन्न प्रकार के वनों का समर्थन करती है। ये जंगल कई लुप्त प्राय जो भाई एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं या जो स्थानिक प्रजातियां हैं, आपका हिम तेंदुआ है, हिमालय काला भालू है, हिमालय कस्तूरी मृग है, इन सबका ये घर है। तो ये इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं हमारे लिए। ठीक है ना। अब आप जानते हैं यहाँ पे इंडो गैंजेटिक प्लेन है, गंगा के मैदान है, मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र है। तो वनस्पतियों के लिए, जीवों के लिए ये एक विस्तृत श्रृंखला का समर्थन करते हैं। आप जानते हैं हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य है, समन अभ्यारण्य है, और कितने हैं, रामसर साइट्स कितनी है यूपी में, कमेंट करके बताओ मुझे। इनके लिए प्रसिद्ध हैं, जो साइबेरियन क्रेन और बार हेडेड गूस करके होता है, ऐसी माइग्रेटरी बर्ड्स हैं ये, इनके लिए महत्वपूर्ण निवास स्थान का काम करते हैं। फिर आपकी दक्षिणी उत्तर प्रदेश में विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला, सूखे पर्णपाती जंगल हैं, झाड़ियां, इन सब के लिए ये घर है। ये क्षेत्र विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का समर्थन करते हैं, जिनमें आपका भारतीय तेंदुआ है, धारीदार लकड़बग्गा है, भारतीय भेड़िया, ये सब। और उत्तर प्रदेश जैव विविधता और विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र वाला राज्य है। आपने देखे विभिन्न पारिस्थितिक तंत्र कौन से हैं, जैव विविधता क्या होती है, इसलिए कॉन्सेप्ट जरूरी होते हैं, नहीं तो यहीं बंदा अटक जाता है। अब आप जानते हैं तेजी से जो शहरीकरण हो रहा है, उससे निवास स्थान के विनाश का कारण कई प्राकृतिक आवासों का नुकसान हुआ है और राज्य में जैव विविधता में गिरावट आई है। इन अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्रों और उन्हें घर कहने वाली प्रजातियों की रक्षा के लिए संरक्षण प्रयासों की, भाई कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस की बहुत ज्यादा जरूरत। अब आपके उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले कुछ प्रमुख प्रकार के अधिवास यहाँ पे दिए हुए हैं। हैबिटेट्स कौन कौन से यहाँ पे मिलते हैं वो आपको देखने हैं। देखिए ये सब मैं पढ़ चुके हैं आप बहुत अच्छे से, तराई और भाबर, बीटीबी के बोंक, सब ये याद कर लो बस। ये आवास आपको कहाँ मिलेंगे, ये हिमालय की तलहटी में पाए जाते हैं और साल, शागोन, बांस के घने जंगलों की विशेषता है।
यह क्षेत्र विभिन्न प्रकार के स्तनधारियों का घर है। अलग अलग किस्म के मैमल्स यहाँ पे रहते हैं, बाघ, तेंदुए, हाथी, हिरण, ये सब इसमें शामिल। फिर आपके आते हैं गंगा के मैदान। आप जानते हैं यहाँ तो सबसे बड़ी जालोड़ मिट्टी मिलती है, सबसे उपजाऊ मिट्टी जो है वो यहीं पे पाई जाती है। तो गंगा के मैदान राज्य के अधिकांश हिस्से को कवर करते हैं और जालोड़ मिट्टी और नदियों और धाराओं के एक नेटवर्क की विशेषता है। यह निवास स्थान पौधों और जानवरों की प्रजातियों की एक विविध श्रेणी का समर्थन करता है, जिसमें आपका गेहूं, चावल, गन्ना, इंडियन राइनो, भारतीय गैंडा जो होता है, घड़ियाल है, नदी डॉल्फिन है, ये सारे जानवर यहाँ पे शामिल हैं। वन की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कई वन क्षेत्र मिलेंगे आपको, जिसमें विंध्या और शिवालिक पर्वतमाला शामिल है, जो विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों और जीवों का घर है। इन वनों में साल, सागौन, बांस जैसे पेड़ पाए जाते हैं और ये बाघ, तेंदुए, हिरण, लंगूर जैसे जानवरों का भी आवास है। फिर आपका आता है वेटलैंड्स वाला एरिया, आर्द्रभूमि क्षेत्र जो है, इसमें आपकी कई आर्द्रभूमि आवास आपको मिलेंगे, जिसमें कीथम झील है, सुरहाताल झील है, नवाबगंज है। तो बताएंगे आप मेरे को भी रामसर साइट्स कौन कौन सी हैं। खैर, जो विभिन्न प्रकार की प्रवासी और निवासी पक्षी प्रजातियों का समर्थन करते हैं। ये आवास मछली, सरीसृप और उभयचरों के लिए भी बहुत महत्व। फिर आपकी आती है विंध्यन रेंज। इसमें आप देखो, इसमें राज्य का दक्षिणी भाग जो विंध्यन रेंज है ना, उससे आच्छादित है, जिसमें शुष्क पर्णपाती वन आएंगे, झाड़ियां आएंगी, चट्टानी इलाके आएंगे। यह क्षेत्र पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और चंबल वन्यजीव अभयारण्य सहित कई वन्यजीव अभयारण्यों और संरक्षित क्षेत्रों का भी घर है। तो आवासों की समृद्ध विविधता मिलती है यहाँ पे, जो वनस्पतियों और जीवों की एक विस्तृत श्रृंखला का समर्थन करते हैं। तो अब आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में पारिस्थितिकी तंत्र की एक विविध श्रेणी है। इसमें आप मोटे तौर पे किस हिसाब से वर्गीकृत किया गया, आपने सारे टाइप्स तो देख लिए हैं जो मैंने आपको पूरा बताया चार्ट की तरह से। तो ये जितने भी हैं ये उसी के अंतर्गत आ रहे हैं। तो हम अब यूपी स्पेसिफिक देख रहे हैं। तो पहला आपका टेरेस्ट्रियल पारिस्थितिक इकोसिस्टम में स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में आएंगे उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क चौड़ी पत्ती वाले। ये कहाँ मिलेंगे? ये दक्षिणी और मध्य क्षेत्रों में, जो आपके सदर्न और सेंट्रल पार्ट्स हैं उसमें मिलेंगे। इसमें आपके सागौन, साल, आम ऐसे पेड़ ज्यादा पाए जाएंगे। फिर आपके उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय नम चौड़ी पत्ती वाले जो वन हैं, मॉइस्ट वाले हैं, ये मिलेंगे आपको उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में, नॉर्थ और ईस्ट वाले पार्ट्स में। और इसमें आपको बांस, शीशम, कटहल, जैकफ्रूट ये सब मिलेगा। फिर आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम जो है यहाँ पे वो कैसा है? जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। इसमें आपके गंगा, यमुना और घाघरा के साथ बहुत सी कई प्रमुख नदियां मिलेंगी, जो मछली, कछुए और मगरमच्छ जैसे विभिन्न प्रकार के जलीय जीवन स्वरूपों का समर्थन करती है। इसमें आपके वेटलैंड्स वाले इलाके आएंगे, आर्द्रभूमि वाले क्षेत्र। प्रदेश में कई आर्द्रभूमि क्षेत्र हैं, जिसमें आपके ऊपरी गंगा नहर की आर्द्रभूमि क्षेत्र शामिल होंगे। विभिन्न प्रकार के जलीय पौधे रहेंगे, जानवर रहेंगे। फिर चारगाह पारिस्थितिकी तंत्र, ग्रासलैंड इकोसिस्टम पढ़ा था ना। राज्य में कई घास के मैदान और झाड़ियां भी हैं, खासकर मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों में। इन पारिस्थितिकी तंत्रों की विशेषता क्या है? जैसे आपकी लंबी व्हीट ग्रास जो होती है, बेर है, बबूल है, अकाशिया, ये सब इसमें मिलेगा आपको। फिर माउंटेन इकोसिस्टम में क्या आता है? ये आपको मिलेगा जो हिमालय वाली रेंज है, ये मिलेगी आपको, हिमालय श्रृंखला का हिस्सा है ये। और कई उच्च ऊंचाई वाले पारिस्थितिकी तंत्र इसमें शामिल हैं, जिनमें एल्पाइन घास के मैदान हैं, उप एल्पाइन वन है, शंकुधारी वन है। इन पारिस्थितिकी तंत्रों की विशेषता देवदार है, स्प्रूस है, पाइन, चिर, ये सब। फिर आपका यहाँ पे एक और पारिस्थितिकी तंत्र, आपका कृषि पारिस्थितिकी तंत्र। भाई आपका जो है एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम, इसमें आप जानते हैं 60% जो यहाँ की पॉपुलेशन है वो कृषि निर्भर है। तो मुख्य रूप से कृषि प्रधान राज्य है ये, और इसकी कृषि विविध पारिस्थितिकी तंत्रों पे ये आधारित है। जैसे जालोड़ मैदान है, यहाँ पे ऊपरी भूमि है, नदियां हैं, घाटियां हैं। तो ये राज्य अन्य फसलों के अलावा गन्ना, गेहूं और चावल के उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, इतनी सारी थी ये इंपॉर्टेंट चीजें जो हमने अभी देखी। अब आप देखो हैबिटेट जो होता है, हैबिटेट इकोसिस्टम, उसके क्या फंक्शंस होते हैं, क्या इंपॉर्टेंस होती है उसकी, ये हम यहाँ पे देखेंगे। पहली चीज, पारिस्थितिकी तंत्र जीवित जीव, अभी सब देखा था ना आपने, जो आपके बायोटिक कंपोनेंट्स हैं उनके भौतिक और रासायनिक वातावरण
और उनके बीच होने वाली अंतःक्रिया इंटरैक्शंस जितनी है उसका एक जटिल समुदाय है, एक कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी। एक पारिस्थितिकी तंत्र का प्राथमिक कार्य क्या है? आवश्यक पारिस्थितिकी प्रक्रिया जैसे पोषण चक्रण है, ऊर्जा प्रवाह है, जैव विविधता को विनियमित करना है, जीवन का समर्थन करना है, लाइफ सपोर्टिंग सर्विसेज और रख रखाव मेंटेनेंस। पारिस्थितिकी तंत्र कई प्रकार की पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं भी प्रदान करता है जो मैं आपको बता चुकी हूँ। सर्विसेज जैसे आपकी स्वच्छ पानी है, हवा है, जलवायु को विनियमित करना, मानव आजीविका का समर्थन करना, भाई कैसे ह्यूमन लिवलीहुड चलेगा, इस सबको देखना, ये सारी। तो आवास एक विशिष्ट वातावरण है जहाँ एक जीव रहता है और उस पर्यावास की भौतिक और जैविक विशेषताएं दोनों को ही इसमें शामिल करता है। ठीक है, एक निवास स्थान का कार्य क्या है भाई? जो नेसेसरी रिसोर्सेज हैं, आवश्यक संसाधन हैं, ऐसी सिचुएशंस, परिस्थितियां हैं, वो प्रदान करना जो किसी विशेष जीव या जीवों के समूह को जीवित रहने और पुनरुत्पादन करने की अनुमति देता है। वापस जो चीज गई वो वापस से प्रोड्यूस हो पाए, इसकी अगर आपको प्रॉपर सर्विसेज मिल पा रही हैं, इसके लिए आपको जगह मिल पा रही है, तो वो चीज आपके लिए बहुत अच्छी है। एक निवास स्थान एक पेड़ पर एक पत्ती जितना छोटा भी हो सकता है। भाई पत्ती कहाँ टंगी हुई है बेचारी पेड़ पे, तो पेड़ उसका घर है। या फिर पूरा पारिस्थितिकी तंत्र जितना बड़ा भी हो सकता है, पूरा का पूरा एनवायरमेंट भी हो सकता है। व्यक्तिगत जीवों के अस्तित्व और भलाई के साथ साथ पारिस्थितिकी तंत्र में के समग्र स्वास्थ्य और कामकाज के लिए एक स्वस्थ आवास जो है वो आवश्यक है। एक अच्छी तरह से काम करने वाले आवास में पर्याप्त भोजन मिलेगा आपको। वो नहीं होता भाई गाड़ियां वाड़ियां गड्डियां ऊंचियां रखी, नहीं नहीं, वो नहीं है। है क्या? आपको नेसेसरी सेवाएं मिल रही हैं, पर्याप्त भोजन मिल रहा है, पानी मिल रहा है, आश्रय शेल्टर मिल रहा है, बाकी के बेसिक रिसोर्सेज होंगे जो वहां लोगों के लिए मतलब जीवन जीने के लिए पर्याप्त। अब तो मैंने आपको कार्य बताए थे ना ऊपर, वो देखो यहीं पे दिए सारे। मैंने आपको प्रॉपर डिवीजन के हिसाब से बता दिए थे, है ना? देखे थे आपने जो आपके इकोसिस्टम सर्विसेज थी, वो मैंने आपको प्रॉपर उस तरीके से बता दिए थे। अलग अलग आपकी उस हिसाब से, जिस हिसाब से मतलब हेडिंग वाइज और उन सब के तरीके से मैंने आपको बता दिए थे। अब मैं आपको वैसे भी बता देती हूँ एक, मतलब आप उसको डिवाइड कर सकते हैं थोड़ा सा और उनको आप लिख सकते हैं, और इसको आप ऐसे ही बना के आइएगा जैसे मैं आपको बताऊँ। आप ना ऐसे करके कोई डायग्राम बना के आ सकते हो, या आप इंग्लिश में ही बना के आएंगे। ठीक है, मानो आप एक सर्कल ऐसे करके बनाया आपने, बहुत ही बड़ा सर्कल। ठीक है, इसको ऐसे डिवाइड कर दिया। एक तो होंगी आपकी सपोर्टिंग सर्विसेज, एक होंगी आपकी प्रोविजनिंग सर्विसेज, एक होंगी आपकी कल्चरल सर्विसेज और एक होंगी रेगुलेटिंग सर्विसेज। इसमें आपका क्या क्या आएगा? जो न्यूट्रिएंट वाला पुनर्चक्रण था, मिट्टी का बनना, फिर प्राथमिक उत्पादकता, आधिवास का प्रोविजन, ये सारी आपकी सपोर्टिंग सर्विसेज में आएगा, याद रखिएगा। रेगुलेटिंग में क्या आएगा? आपका ये जलवायु का विनियमन, ठीक है, बाढ़ वगैरह, वाटर का प्योरिफिकेशन। प्रोविजनिंग सर्विसेज में आपकी बेसिक आएंगी, भाई खाना, फूड, वाटर, वुड, फ्यूल, सब कुछ आएगा इसमें। और कल्चरल में क्या आएंगी? आप जानते हैं भाई, आध्यात्मिक आएंगी आपकी, और पढ़ाई से संबंधित आएंगी, मनोरंजन से संबंधित आएंगी, एस्थेटिक आएंगी। ये सारी की सारी आप ऐसे करके डिवाइड करके भी एक डायग्राम बना के लिख के आ सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आप ये देखो, पोषक तत्वों की साइक्लिंग और पुनर्चक्रण देखा था हमने। ऑक्सीजन का उत्पादन, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण, जल प्रवाह, उसकी गुणवत्ता, उनका विनियमन, जलवायु और मौसम के पैटर्न का नियंत्रण, जैव विविधता और आनुवंशिक विविधता का रखरखाव, सारी तरह की विविधता का रखरखाव इसमें आप लिख सकते हैं। मानव और पशु उपयोग के लिए भोजन, ईंधन और अन्य संसाधनों का प्रावधान, सांस्कृतिक, मनोरंजक और सौंदर्य मूल्यों का समर्थन करना। ये सारी देखी ना हमने, डिवीजन करके देखा, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। अब हैबिटेट के क्या फंक्शन होते हैं, अधिवास के क्या कार्य होते हैं? पहली तो चीज ये है, जीवों के लिए आश्रय प्रदान करना, उनको सुरक्षा देना, है ना भाई। शेल्टर और सेफ्टी हमें घर से ही तो मिलती है। जीवित रहने के लिए आवश्यक भोजन, पानी, अन्य संसाधनों तक हमारे एक्सेस, पहुंच प्रदान करना।
फिर प्रजातियों के प्रजनन और प्रजनन का समर्थन करना, ब्रीडिंग सपोर्ट करना, प्रजातियों के बीच बातचीत और संबंधों को सुगम बनाना, जनसंख्या की अनुवंशिक विविधता और विकास को प्रभावित करना, जल निस्पंदन करना, मृदा स्थिरीकरण, ये सारी जो पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं ये सब प्रदान करता है हमारा हैबिटेट, हमें हमारा अधिवास। पर्यटन और मनोरंजन जैसी सांस्कृतिक और आर्थिक गतिविधियों में योगदान करना, ये भी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो ये सारा जो था कॉन्सेप्ट वाला पार्ट हमारा एकदम क्लियर हो जाता है। अब आप देख लो प्रदेश में पारिस्थितिकी तंत्र और निवास से संबंधित मुद्दे और चुनौतियां क्या क्या है, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब आप जानते हो राज्य में वन्य जीव, मानव आबादी दोनों के स्वास्थ्य और कल्याण को प्रभावित कर रहे हैं जो ये इश्यूज होती हैं, जो ये चैलेंजेस होती हैं। तो प्रदेश में पारिस्थितिकी तंत्र और आवास से संबंधित कुछ प्रमुख कार्य और मुद्दे हैं, वो किस प्रकार हैं वो आप देख सकते हैं। एक तो आपकी है जैव विविधता संरक्षण की चुनौती, भाई बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करना अपने आप में एक चुनौती है। प्रदेश वनस्पतियों और जीवों की एक विविध श्रेणी का घर है। इसमें आप जानते हैं बंगाल टाइगर, भारतीय गैंडा, घड़ियाल, बहुत से एंडेंजर्ड और क्रिटिकली एंडेंजर्ड, लुप्त प्राय, संकटग्रस्त जो प्रजातियां हैं वो शामिल हैं। इन प्रजातियों और उनके आवासों की सुरक्षा अपने आप में एक चुनौती बन जाती है। फिर जलवायु परिवर्तन संबंधी चुनौती है, क्लाइमेट चेंज, मैंने बताया ही सिलेक्शन नहीं हो रहा जिसकी वजह से। स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसों को अवशोषित करके स्थलीय जलवायु को नियंत्रित करने में मदद करता है। यह जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में मदद करता है, जो प्रदेश और विश्व के अन्य हिस्सों में तेजी से गंभीर समस्या बनती जा रही है। हमने पढ़ा ही पूरा जलवायु परिवर्तन से क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या चीजें हो रही हैं, सब आप देख चुके हो। फिर पानी, वाटर स्कार्सिटी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। प्रदेश का एक बड़ा भाग जल अल्पता की समस्याओं का सामना कर रहा है, खासकर ग्रामीण इलाके जो हैं। तो भूजल का अत्यधिक दोहन, अकुशल जल प्रबंधन पद्धतियां और जल स्रोतों का प्रदूषण इस समस्या को और बढ़ाने का काम कर रहा है। तो जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभाव और अनियमित वर्षा के पैटर्न के कारण भी पानी की जो कमी है वो बढ़ती जा रही है। फिर आती है आपकी वनों की अनियंत्रित कटाई। भाई प्रदेश जो है वो गैर विनियमित, भाई इलीगल कितनी ज्यादा यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन होता है, उसकी कटाई की समस्या का भी सामना कर रहा है, जिससे वन आवरण और जैव विविधता का क्षरण हो रहा है। वन की अंधाधुंध कटाई मुख्य रूप से शहरीकरण, कृषि का जो एक्सपेंशन चल रहा है, इन सब कारणों से प्रेरित है। प्रदूषण, पोल्यूशन तो आपने सारे टाइप का देखा नहीं था, नॉइज पोल्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पोल्यूशन, सारे टाइप का पोल्यूशन हमने देखा था। ऐसे टाइप के भी कितने सारे प्रदूषण हैं जो हमने पुराने लेक्चर में देखे थे। तो राज्य गंभीर वायु और जल प्रदूषण परिस्थितियों का सामना करता है। कानपुर है, वाराणसी है, लखनऊ, ये सब आप जानते हैं सबसे प्रदूषित नगरों में से एक है। हमने मुरादाबाद भी देखा था, नॉइस पोल्यूशन कितना ज्यादा है वहाँ पे, सेकंड है वो। पर्यावास हानि और विखंडन, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, पर्यावास हानि और विखंडन। ये वनों की कटाई, कृषि, शहरीकरण, अवसंरचना विकास, जो मानवीय गतिविधियां हैं ना, इनके कारण जो हानि हो रही है उसके कारण विखंडन है बहुत ज्यादा, जिससे क्या होता है बहुत सी प्रजातियां जो हैं उनके लिए जीवित रहना और प्रजनन करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर अवैध शिकार और वन्य जीवों का अवैध व्यापार, इसमें आपका अवैध शिकार है, अवैध वन्य जीव व्यापार है, जैसे आपके इसमें हाथी के दांत हैं, दुर्लभ प्रवासी और स्थानीय पक्षियों और कछुओं का अवैध व्यापार शामिल है, वो बहुत बड़ी दिक्कत है। फिर एक होता है आपका ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, मानव वन्यजीव संघर्ष। जैसे जैसे मानव आबादी बढ़ती जा रही है, वन्य जीवों के आवासों पर अतिक्रमण हो रहा है। उत्तर प्रदेश में मनुष्य और वन्य जीवों के बीच संघर्ष तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसमें मानव और वन्यजीव दोनों के लिए संपत्ति की क्षति, चोट और यहाँ तक की मौत भी हो सकती है, आप जानते हैं। इसमें आप और लिख सकते हैं आक्रामक प्रजातियां, जो इन्वेजिव स्पीशीज होती है ना, वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो इसके अंदर एक पॉइंट और ऐड कर लीजिए, आक्रामक प्रजातियां या फिर इन्वेजिव स्पीशीज। देखो कई बार क्या आता है, मनुष्य द्वारा पेश की गई जो गैर स्थानीय प्रजातियां होती हैं वो देशी या स्थानीय प्रजातियों के साथ प्रतिस्पर्धा करती हैं। आप जानते हैं इंडियन वाटर हाइसिंथ, जो आपको दिखता है ना बहुत ज्यादा पॉन्ड्स वगैरह में फैला हुआ था, ये ब्रिटिशर्स लेके आए थे इसको सौंदर्यकरण करने के लिए हिंदुस्तान का, और बुरा हाल कर दिया इसने। इन्वेजिव स्पीशीज भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। फिर आपका एक पॉइंट हो सकता है इसमें अतिदोहन, वही अत्यधिक मत्स्य ग्रहण, शिकार लकड़ी के लिए,
ये भी ठीक नहीं है। जागरूकता और महत्व समझने की कमी, लोगों में इतनी ज्यादा जागरूकता नहीं है। बहुत से लोग जैव विविधता के महत्व और मानव कल्याण के समर्थन में इसकी भूमिका जानते ही नहीं, जिससे संरक्षण प्रयास नहीं हो पाते। फिर उनके लिए अपर्याप्त सार्वजनिक समर्थन और धन ही प्राप्त हो पाता है। गरीबी और असमानता बहुत बड़ा कारण है। ये ऐसे ऐसे कारण जरूर इंक्लूड कीजिए आप, पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। अब गरीब लोग जो हैं वो अपनी आजीविका के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर हैं, जिससे अतिदोहन हो रहा है, पर्यावास का विनाश, ऐसी स्थिति बन जाती है। तो शिक्षा और आर्थिक अवसरों तक पहुंच का जो अभाव है वो भी जैव विविधता की हानि में योगदान करता है। ठीक है, ये सारी चीजें आप लिख सकते हो। तो अब इन सबको सॉल्व करने के लिए भाई जो प्रदेश में पारिस्थितिकी तंत्र है, निवास से संबंधित मुद्दे हैं, इनको संबोधित करने के लिए हमें दृष्टिकोण कैसा चाहिए? हमें एक बहुआयामी दृष्टिकोण चाहिए, मल्टी प्रोन्स्ड अप्रोच चाहिए, जिसमें संरक्षण, बहाली और सतत विकास शामिल है। इसमें सरकारी एजेंसियां, स्थानीय समुदाय और संगठन सहित सभी हितधारकों के जुड़ाव और सहयोग की आवश्यकता है। तो उत्तर प्रदेश में पारिस्थितिकी तंत्र और निवास से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए क्या उपाय देखेंगे। सबसे पहले तो भाई वनों की बहाली होनी बहुत जरूरी है, रिफॉरेस्टेशन। प्रदेश में भारत का अगर अनुपात देखें तो सबसे कम वन आवरण का अनुपात यहाँ पे आपको मिलता है। इसलिए राज्य में पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित जो मुद्दे हैं उसके समाधान के लिए सबसे प्रभावी समाधानों में से एक क्या है? वन आवरण को बढ़ाओ, ज्यादा पेड़ लगाओ, अधिक वन भंडार बनाओ। फिर आएगा आपका आर्द्र भूमि संरक्षण। आर्द्र भूमि विभिन्न प्रकार के पौधों और जानवरों के लिए आवास प्रदान करके पारिस्थितिकी संतुलन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हालांकि आप देखो जिस हिसाब से अर्बनाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, शहरीकरण और औद्योगिकरण, ये भी रीजन है कि प्रदेश में आर्द्र भूमि खतरे में। फिर आपका वन्य जीव संरक्षण। प्रदेश कई लुप्त प्राय प्रजातियों का घर है, जिसमें आपके बाघ हैं, हाथी, गैंडे, ये सब संरक्षित क्षेत्र बनाकर और अवैध शिकार और आवास विनाश के खिलाफ सख्त कानूनों को लागू करके इन प्रजातियों और उनके आवासों की रक्षा करना बहुत महत्वपूर्ण है। सतत कृषि। प्रदेश में कई लोगों के लिए कृषि आजीविका का मुख्य स्रोत है। हालांकि अस्थिर कृषि पद्धतियों से मिट्टी का क्षरण, जल प्रदूषण, जैव विविधता, इस सब का नुकसान हो सकता है। इन मुद्दों को हल करने के लिए किसान जो है वो स्थायी कृषि पद्धतियों को अपनाएं। भाई जो हमें देखी ऑर्गेनिक फार्मिंग है, आपकी सोशल फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री, सारी चीजें आप देख चुके हो। क्रॉप साइकिल अच्छा रहे जिससे। फिर अपशिष्ट प्रबंधन बहुत जरूरी था। ये चीज जो अनुचित अपशिष्ट प्रबंधन है उसने भी प्रदेश में प्रदूषण जो है उसकी वजह से भी एक मुख्य कारण है। इस मुद्दे को हल करने के लिए उचित अपशिष्ट निपटान और पुनर्चक्रण प्रथाओं को लागू करने के साथ साथ लोगों को अपशिष्ट में कमी लाने के महत्व के बारे में जागरूकता सृजन करना बहुत ही ज्यादा अत्यावश्यक हो जाता है। अर्बन प्लानिंग, शहरी नियोजन करना। अब जिस हिसाब से अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है तो उसके कारण क्या हो रहा है? उसके कारण आवास का विनाश हो रहा है, जैव विविधता की हानि हो रही है। इसलिए स्थायी शहरी नियोजन प्रथाओं को लागू करना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, जो लोगों और पर्यावरण दोनों की जरूरतों में का ध्यान रखें। भाई रिन्यूएबल एनर्जी पे आप बहुत ज्यादा जैसे कहते हैं ध्यान दो, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दो। आप प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा, विशेष रूप से सौर ऊर्जा और आपकी जो विंड एनर्जी है, इस पे फोकस दे सकते हो आप। तो सरकार जीवाश्म ईंधन पर राज्य की निर्भरता को कम करे, कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग भी बढ़ावा दे सकती है। ये भी आप चीज देख सकते हो। तो देखा आपने, अगर ये समाधान आप ठीक से लागू करो तो प्रदेश में पारिस्थितिकी तंत्र और आवास संबंधी कई मुद्दों को आप हल कर सकते हैं। इसमें आप और 2-3 चीजें लिख सकते हो। एक तो आप लिख सकते हो साइंस बेस्ड मॉनिटरिंग प्रोग्राम्स चलने चाहिए, विज्ञान आधारित निगरानी कार्यक्रम। इसमें क्या हो सकता है भाई? एक विज्ञान आधारित समावेशी निगरानी कार्यक्रम होना चाहिए। इसमें कुछ शामिल हैं, आप लिख सकते हो। जैव विविधता संरक्षण के लिए विज्ञान आधारित निगरानी कार्यक्रमों के कुछ उदाहरण भी हैं, एग्जाम्पल जरूर लिखूंगा, मैं आपको बता देती हूँ। इसमें एक तो आपका वैश्विक जैव विविधता सूचना सुविधा, ये GBIS करके होती है। हिंदी में जो बोला वो लिख लेना और इंग्लिश वाला तो लिख ही लीजिए, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी इंफॉर्मेशन
फैसिलिटी, एक आपका लिविंग प्लैनेट इंडेक्स निकलता है और एक आपका है नेशनल बायोडाइवर्सिटी नेटवर्क, NBN, इसकी हिंदी भी यही है। इस तरह का कोई SBN भी आ सकता है, स्टेट बायोडाइवर्सिटी नेटवर्क, इसके सुझाव में लिख सकते हो आप, नेशनल बायोडाइवर्सिटी नेटवर्क। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आप ढंग से अगर डालोगे ना ऐसे वाले एग्जांपल्स तो काफी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो पारिस्थितिकी तंत्र की सविनीयता की आधुनिक अवधारणाओं का जो है वो प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। आप ये लिख सकते हो एक चीज, नए मिशन आए, नए कार्यक्रम आए, जल संरक्षण, पारिस्थितिकी पुनर्बहाली पे ध्यान केंद्रित कर सकते हैं आप, जो हरित भारत मिशन है, ऐसा ही कोई स्टेट का भी मिशन होना चाहिए। और स्थानीय समुदायों को संलग्न कर सकते हैं, शैक्षिक और अनुसंधान वित्त पोषण पे ध्यान दे सकते हैं। ये कुछ बहुत जरूरी चीजें हैं जिनको आप लिख सकते हो। कुछ आप एग्जाम्पल्स हैं जो पहले चल रही हैं सरकार की, उनका भी नाम लिख सकते हो। मतलब काफी इसमें आप, कोई दिक्कत नहीं है, चीजें आप इसमें काफी बता सकते हो, ठीक है। अब वनस्पतियों और जीवों का समायोजन उन तरीकों को संदर्भित करता है किनको, जिसमें पौधे और पशु प्रजातियां जो हैं वो अपने पर्यावरण के परिवर्तन के अनुकूल होती रहे। मतलब चेंजेस को अडेप्ट करते जाओ, आप आगे बढ़ते जाओ, अडेप्ट करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, अडेप्ट करते जाओ, या फिर अडेप्ट करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, एक ही बात है। ये स्वाभाविक रूप से जलवायु, भूवैज्ञानिक घटनाओं या अन्य पर्यावरणीय कारकों में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप हो सकता है। ये मानवीय गतिविधियां जैसे आवास विनाश है, प्रदूषण है, या फिर आक्रामक प्रजातियां हैं, इसकी शुरुआत के कारण भी हो सकता है। फिर है आपका प्राकृतिक चयन की जो प्रक्रिया है, नेचुरल सिलेक्शन जो होता है, उसकी प्रक्रिया में वनस्पति और जीव, इनके समायोजन जो है उसका उदाहरण देखने को मिल सकता है। इसमें क्या होता है, ऐसे लक्षण वाले व्यक्ति जो अपने पर्यावरण के लिए ज्यादा बेहतर अनुकूल है, मैं बता रहा हूँ ना, जो ज्यादा झेलेगा वही ज्यादा चलेगा, उनके जीवित रहने की संभावना, पुनरुत्पादन की संभावना ज्यादा है। उन लक्षणों को उनके वंश में भी फिर जाएंगे वो लक्षण। आप स्ट्रांग हो तो फिर आपकी भावी जनरेशन भी स्ट्रांग हो। समय के साथ ये किसी प्रजाति की विशेषताओं में परिवर्तन ला सकता है, जिससे वह अपने पर्यावरण में बेहतर ढंग से जीवित रह सकता है और पनप सकता है। वनस्पतियों और जीवों के समायोजन का एक उदाहरण उन तरीकों में भी है जिसमें जो प्रजातियां हैं वो मानवीय गतिविधि, ह्यूमन एक्टिविटीज इतनी ज्यादा हो रही हैं, उसके कारण होने वाले परिवर्तनों के अनुकूल हो जाती है, अडेप्टिव कैपेसिटी हो जाता है। तो उदाहरण के लिए कुछ पौधों और जानवरों की प्रजातियां अशांत या प्रदूषित शहरों में भी रह पाती हैं, कैसी भी कंडीशन में नहीं कोई कोई रह लेता, जबकि अन्य इन परिवर्तनों को सहन करने में सक्षम नहीं हो सकती और विलुप्त हो जाती। तो आक्रामक प्रजातियां, आप जानते हैं, मैंने आपको बताया, जो इन्वेसिव स्पीसीज होती हैं वो देशी वनस्पतियों और जीवों के समायोजन पर एक भारी प्रभाव डालती हैं, क्योंकि वे संसाधनों के लिए देसी प्रजातियों को पीछे छोड़ देती हैं, या फिर नई बीमारियां, नए परजीवी, मतलब वो जो पैरासाइट्स, उनको पेश कर देती हैं। तो उनसे उनका उभर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है बेचारों का। तो कुल मिला के वनस्पति और जीवों का समायोजन एक सतत प्रक्रिया है जो प्राकृतिक चयन, पर्यावरण परिवर्तन, मानव गतिविधियों सहित बहुत से कारकों से शेप अप हो रही हैं, आकार ले रही हैं। इन प्रक्रियाओं को समझने से हमें जैव विविधता को बेहतर प्रबंधन तरीका सुरक्षा करने में मदद मिल सकती है, ये सुनिश्चित करते हुए कि प्राकृतिक दुनिया भविष्य की पीढ़ियों के लिए स्वस्थ और लचीला बनी रहे। मैंने आपको बताया, रेजिलियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब वनस्पति देख लीजिए जरा, उत्तर प्रदेश की वेजिटेशन देख लीजिए। प्रदेश आप जानते हैं वनस्पति की विविध श्रेणी मिलेगी आपको, जिसमें देसी विदेशी दोनों प्रकार की प्रजातियां शामिल हैं। राज्य में प्रमुख प्रकार के वन कौन से हैं? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती, आपके मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट और ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, और थॉर्न फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, कांटेदार। प्रदेश में पाई जाने वाली कुछ सामान्य वृक्ष प्रजातियों में आपका साल, सागौन, नीम, पीपल, बरगद, जामुन और आम है। यह राज्य आंवला, अश्वगंधा, ब्राह्मी, बड़ा अच्छा होता है दिमाग के लिए, खाया करो रोज सुबह खाली पेट, ब्रह्म रसायन, वेरी गुड फॉर योर माइंड। औषधीय पौधों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पे वन और झाड़ियों के रूप में प्राकृतिक वनस्पति के इस तथ्य को मद्देनजर सबसे महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है, जहाँ न केवल जल संभर संरक्षण, मृदा के अपरदन रोकना, भूजल पुनर्भरण में, बल्कि स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करने और रोजगार के अवसर सृजित करने में भी सहायक है।
प्रदेश में वनावरण आप देख लो 1481 7.89 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का 6.15% है। वन घनत्व के विभिन्न प्रकारों के संदर्भ में राज्य में खुले वन, आप ये तो खैर याद होगा आपको, OF, MDF, फिर VDF, ये है ना भाई। ओपन फॉरेस्ट सबसे ज्यादा है, फिर मीडियम डेंस, फिर वेरी डेंस। देखिए रिपोर्ट में आपको कई बार करा चुकी हूँ, कितना वर्ग किलोमीटर है, कितना परसेंटेज, कितना बढ़ा है, ये आप लिख सकते हैं। कहीं भी फॉरेस्ट का क्वेश्चन आए तो यहाँ की बात नहीं है केवल। सबसे ज्यादा कहाँ पे है? सोनभद्र, याद रहना चाहिए आपको। चंदौली, चित्रकूट, न्यूनतम देख लो, बार बार आ रही हैं चीजें, इनमें कोई फायदा नहीं है टाइम वेस्ट करने का, ये देख सकते हो आप खुद। और फिलहाल जो है प्रदेश में जो पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति है वो मुख्य रूप से कैसी है? वो पर्णपाती है, डेसिडुअस है, मतलब जो ग्रीष्म ऋतु में वो अपनी पत्तियां झाड़ देती है। इसके बाद सदाबहार वन का स्थान आता है, और यहाँ पे 3 श्रेणियां हैं, आप देख ही चुके। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती और उष्णकटिबंधीय कांटेदार। तीनों आपको मैंने पिछले लेक्चर में भी कराए थे, फिर से देख लो एक बार, देखते रहो चीजें, कोई टेंशन नहीं है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, ये कहाँ उगेंगे? ये उन जगहों पे उगेंगे जहाँ पे जो आपका एवरेज रेनफॉल है, औसत वार्षिक वर्षा जो है वो 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर है, और औसत तापमान कितना है? 26 से 27 डिग्री, और भारी मात्रा में आपको आर्द्रता मिलेगी। ऐसे में जाहिर है कि प्रदेश में इस प्रकार के वन आर्द्रता से परिपूर्ण क्षेत्रों में, जैसे कि तराई में, सराई क्षेत्रों में, और कुछ हद तक पूर्वी विंध्य क्षेत्र तक सीमित है। ये आपके 2 प्रकार के हैं। पहला प्रकार शाल प्रजातियां होती हैं, जो मतलब थोड़े से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मिलेंगी, हाई ऑल्टीट्यूड रीजन्स में मिलेंगी आपको। दूसरा होगा आर्द्र मिश्रित विविध पर्णपाती प्रजातियां, बांस है, विभिन्न सदाबहार झाड़ियां होती हैं, इसमें आपका महुआ, गूलर, जामुन, आंवला, बेर, पलास, ये सब होता है, शहतूत, ये सब इसमें महत्वपूर्ण वृक्ष जो हैं वो आपको मिलेंगे। फिर आपके उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन आएंगे। शाल की कुछ प्रजातियां हैं वो इस प्रकार के वन में आएंगी आपकी। इस प्रकार के वन में पाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण वृक्ष कौन से हैं? आपके अमलतास है, बेर है, अंजीर, नीम, पीपल, शीशम, आम, जामुन, इमली, बबूल। ये ज्यादातर आपको कहाँ मिलेंगे? नदी के किनारे, अलोंग द रिवर बैंक्स। प्रदेश में ऐसे वन आमतौर पे पश्चिमी, पूर्वी, मध्य और मैदानी इलाकों में, ये बिल्कुल ठीक लिख के आना, जो लिखा है वही लिख के आना। सीमित संख्या में यहाँ पे सागौन भी मिलेंगे, विंध्य क्षेत्र। फिर आपके आते हैं उष्णकटिबंधीय कांटेदार। ये कहाँ मिलेंगे? आपके जो थॉर्न फॉरेस्ट हैं ये मिलेंगे आपके दक्षिण पश्चिमी शुष्क भाग में। जाहिर सी बात है जहाँ थोड़ा सा पानी जो है कम मिलेगा वहां मिलेंगे। यहाँ पे औसत वार्षिक वर्षा कितनी होगी? 50 से 70 सेंटीमीटर। औसत वार्षिक तापमान कितना होगा? 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच, और आर्द्रता है 47% से कम रहेगी। इस प्रकार के वन में पाए जाने वाले मुख्य वृक्ष क्या होंगे? बबूल, समंत दुग्ध, ये विरेचक होता है, लैक्सेटिव, पेट की बीमारियों में काम करता है, ये रसदार पौधा होता है, सक्यूलेंट, और कांटेदार फलियां मिलेंगी। इसमें खैर मिलेगा, कोको, भीमल, नीम, ये सब। और एक कुछ औषधीय जड़ी बूटियां भी मिलेंगी, हर्बल मेडिसिन, और गोंदियों जो रेजिन वाले होते हैं ना पेड़, वो भी। ये आप जानते हैं प्रदेश का जब पुनर्गठन हुआ उत्तराखंड का, उसके बाद यहाँ पे वनावरण का प्रतिशत काफी गिर गया, क्योंकि 6.15% रह गया, वहां चला गया थोड़ा सा। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, होना 33% चाहिए फॉरेस्ट पॉलिसी के अनुसार। तो प्रदेश में वनावरण की जो निराशाजनक स्थिति है, इसको सुधारने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश वन विभाग बहुत सी योजनाएं करता है। कितने सारे मैंने आपको वन कार्यक्रम बताए हुए हैं। अगर आप मुझे पुराने लेक्चर के कोई 5 वन कार्यक्रम, वन से संबंधित योजनाएं इस लेक्चर के नीचे कमेंट करके बताओ। बिल्कुल पिछले लेक्चर में कराए आपको बहुत ही सारे, मैंने कहा भी था 5-7 याद कर लेना। इससे जनता में पर्यावरण के प्रति भूमिका, वनों की भूमिका, उनसे होने वाले लाभ, उसके लिए जागरूक करना लक्ष्य रखा गया है। और इसके लिए प्रौद्योगिकी स्तर में सुधार करना, योजना क्षमता संवर्धन, मानव भागीदारी, और आपकी निजी एवं सरकारी संगठनों को शामिल करना, क्षेत्रीय संपर्क सुनिश्चित करना, ये सारे उपाय जो हैं अपनाए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं आपके जीव जंतु। छोटा सा टॉपिक है, खत्म। प्रदेश में आप जानते हैं एनिमल लाइफ, स्टिल लाइफ। उत्तर प्रदेश में बहुत सी प्रजातियां मिलती हैं जीव जंतुओं की, जिसमें आपके मैमल्स मिलते हैं, स्तनधारी, गाय, भैंस, चूहा, नीला, बकरी, भेड़ आदि। फिशरीज, मछली सारी, रोहू, टेंगन, पर्शन। आप देखो हम तो खाते नहीं, तो हमें पता नहीं कौन सी क्या प्रजाति होती है, जो खाते उन्हें पता होती है मछली। उभयचर मिलते हैं कुछ, मेंढक और भेक जैसे। सरीसृप मिलते हैं, छिपकली, सर्प, कछुआ, मगरमच्छ। और पक्षी वर्ग आपका चील, गिद्ध, मोर, कबूतर, तोता, मुर्गी, मुर्गा।
हालांकि सभी जीव जंतुओं में केवल पशुधन और मत्स्य संसाधन ही ऐसे हैं जिन्हें राज्य की अर्थव्यवस्था, जो कि मुख्य रूप से कृषि प्रधान है, के विकास के लिए आवश्यक घटक माना जाता है। अब इस संसाधन के महत्व का इस बात से पता चलता है कि राज्य की जो अधिकांश जनसंख्या, आप जानते हैं, एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है। 60% ज्यादातर लोग क्या हैं, छोटे और सीमांत किसान हैं एवं समाज के अन्य पिछड़े वर्ग हैं, संपूर्ण या आंशिक रूप से लाइफ स्टॉक पे या फिर फिशरीज पे निर्भर। ठीक है, तो आई होप चीजें क्लियर हैं। GS 6 खत्म होने वाला है, देखिए थोड़ा प्रैक्टिस अच्छे से करते रहिए। कोई भी आप PDF वगैरह चाहते हैं, पेड ग्रुप चाहते हैं, तो ये नंबर्स पे आप कॉल करना, व्हाट्सएप करना, कंसिडर कर सकते हैं। फायदा ही होगा आपको, जिन्होंने कर रखा उनको काफ़ी बेनिफिट हो रहा है। इसके अलावा कोई भी आपका कमेंट है, कोई भी फीडबैक है, आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगले लेक्चर में मिलूंगी मैं आपको, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से आंसर राइटिंग कीजिए, हंसते मुस्कुराते हुए, खुश रहते हुए, बढ़िया तरीके से पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।